तो भाई शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती क्या है, ये किस तरह से बेबी को अफेक्ट करती है। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ने से पहले आपको हार्ट का नॉर्मल एनेटमी पता होनी चाहिए। हार्ट की नॉर्मल एनेटमी और हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल एनेटमी की बात करें तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और 2 बड़ी वेसल्स होती हैं, 2 भी नहीं और 2 और 4 बड़ी वेसल्स होती हैं, 2+2। ठीक है, एक होती है आयोटा जो आपको दिख रही है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये निकलती है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, एक होती है राइट एट्रियम से कनेक्ट करने वाली 2 वेसल्स जिनका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट एट्रियम से जो कनेक्ट होती है वो होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये चीज आपको अगर नॉर्मल एनाटॉमी फिजियो पता है तो ही आप एबनॉर्मलिटी पता कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के कैसे होते हैं। एक होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसके अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो आयोटा होता है वे अपनी चीज रिप्लेस कर देती है, अपनी जगह को रिप्लेस कर देते हैं। फिर होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर एट्रियम के अंदर सेप्टा बन जाता है, यानी गैप बन जाता है। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसके अंदर वेंट्रिकल्स के बीच में गैप बन जाता है, अबनॉर्मल कनेक्शन, अबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, दीज आर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। हाँ, हम इन सभी डिजीज पोर्शंस को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी होती है हार्ट और बड़ी वेसल्स की, जो मेनली बच्चों को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर ना मोस्ट कॉमनली ना जो हाई रिस्क पे जो बेबी होते हैं वो होते हैं लो बर्थ वेट बेबी और प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी होते हैं ना, सबसे हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 2 लाइन लिखते हैं कि इट इज अ कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल, इट इज अ कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल and functional abnormality of heart and large vessels, ग्रेट वेसल्स जैसे होगी आयोटा होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये बड़ी वाली वेसल्स। ठीक है, एंड लार्ज वेसल्स, ग्रेट वेसल्स। ओके, दिस इज द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। देखिए, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जो किसी भी न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर पाई जाती है। हार्ट डिजीज के अलावा और कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर इतना नहीं है जो इतना फ्रीक्वेंटली, इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है किसी भी बेबीज के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऐसा कहा जाता है कि हर 1000 बेबीज में से 9 बेबी के अंदर कुछ ना कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर जरूर होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ये है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंजेनाइटल डिसऑर्डर है हार्ट डिजीज। फिर डेमोग्राफी ये कहता है 9/1000 लाइव बर्थ। ठीक है, अगर 1000 जिंदा बच्चे पैदा होने लग रहे हैं उसमें से 9 बच्चों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, ये है डेमोग्राफी इसकी। और ये सबसे हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं कौन से बेबी, एक तो जो प्रीमेच्योर हो और एक जो लो बर्थ वेट हो। तो लिख लेते हैं हाई रिस्क इन LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीमेच्योर बेबी। जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, अच्छे से पूरी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके अंदर हार्ट की एबनॉर्मेलिटी रह जाती है। वहीं प्रीमेच्योर बेबी के अंदर अभी तक बॉडी का मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उससे पहले उनका बर्थ हो गया, जिसकी वजह से बेबीज के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है,
तो ये था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की डेफिनेशंस, ठीक है। तो एक कंजेनाइटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी जो हार्ट को और ग्रेट वेसल्स को अफेक्ट करती है, जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। डेमोग्राफी की बात करेंगे तो 9 पर 1000 बेबीज के ऊपर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज प्रेजेंट होती है, और हाई रिस्क होता है LBW बेबीज के अंदर और प्री मैच्योर बेबी के अंदर, ठीक है। इससे पहले इसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करें, आपने गायनी के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ शंटिंग होती है, कुछ अबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं जो फीटल लाइफ के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब जैसा ही बेबी की डिलीवरी होती है, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये कंप्लीट हो जाती है शंटिंग इन, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ शंटिंग्स, ठीक है। शंट इन हार्ट ऑफ बेबी, बेबी के हार्ट के अंदर कुछ शंटिंग, ठीक है। शंट इन हार्ट ऑफ बेबी, देखो शंट क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन होता है जो बेबीज के हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आफ्टर डिलीवरी ये क्या होता है, ये शंट क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। ये शंट हर बेबी के अंदर इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये सारे शंट क्लोज हो जाने चाहिए स्पेसिफिक टाइम्स पे, वरना अगर ये क्लोज नहीं होते तो ये ले लेते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का रूप, ठीक है। तो इन्हीं को अबनॉर्मल क्लोजिंग ऑफ शंटिंग को ही हम बाद में बोलने लग जाते हैं कि ये ही तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो शंट, इन शंट के बारे में एक बार ये लिख लेते हैं कौन से शंट होते हैं। वैसे तो आपने गायनी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है डक्टस विनोसिस, पहला जो शंट होता है वो होता है डक्टस विनोसिस, ठीक है। डक्टस विनोसिस, अब एक बार इमेज के अंदर देख लेते हैं कौन से शंट। सबसे पहले तो ये देखिए, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, इधर अम्बलाइकल वेन है और इधर आ रही है इंफीरियर वेना केवा। यहां पे जो शंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है डक्टस विनोसिस। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ डक्टस विनोसिस। फिर बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस यहां पे होता है, इधर है डिसेंडिंग आयोटा, दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा, यहाँ पे एक डिसेंडिंग आयोटा है और इधर पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में जो अबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम डक्टस विनोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसिस, ओके। उसके बाद है एक फोरेमन ओवल, नहीं दिख रखा है इसमें, नहीं बनाया हुआ, फोरेमन ओवल प्रेजेंट होता है यहाँ बिटवीन द हार्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फोरेमन ओवल, फोरेमन ओवल। ये 3 मेजर शंट होते हैं जो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर बेबीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस आर द एबनॉर्मल कनेक्शंस, ठीक है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये कनेक्शंस क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्लोज नहीं होते तो ये ले लेते हैं एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर का रूप, ठीक है। तो मैं बात करता हूं डक्टस विनोसिस के अंदर। इस डक्टस विनोसिस को आफ्टर डिलीवरी ये डक्टस विनोसिस चेंज हो जाता है लिगामेंटम विनोसम के अंदर, ठीक है। लिगामेंटम विनोसम, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि डक्टस विनोसिस किस में चेंज होता है, लिगामेंटम विनोसम के अंदर, ठीक है। लिगामेंटम विनोसम के अंदर, और ये क्लोज कब होता है। अब बात करते हैं डक्टस विनोसिस क्लोज कब होता है। देखो क्लोज 2 तरीके से होता है, एक तो फंक्शनली क्लोज हो जाना, ठीक है, एक होता है अनेटमिकली क्लोज हो जाना, फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली क्लोज हो जाना, एक होता है अनेटमिकली क्लोज हो जाना, ठीक है। फंक्शनली मतलब इसका फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये अनेटमिकली हील होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। फंक्शनली तो ऑलमोस्ट हर कोई शंट ना आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर एट बर्थ ही क्लोज हो जाता है, लेकिन उसको अनेटमिकली क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। अगर बात करें डक्टस विनोसिस का तो ये फंक्शनली क्लोज और एनेटमिकली क्लोज अलग अलग टाइम पे होता है। जो फंक्शनली अगर बात करें जाए तो ये क्लोज होता है एट बर्थ, इंपॉर्टेंट है ये बात भी।
एट बर्थ क्लोज होता है डक्टस विनोसिस। वही एनाटॉमिकली बात करें तो ये होता है 2 से 3 वीक के अंदर, ठीक है, 2 से 3 वीक। और एनाटॉमिकल क्लोजर इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस के अंदर पहली चीज तो ये, इसको किस नाम से जाना जाता है आफ्टर डिलीवरी, और दूसरा ये एनाटॉमिकली कब क्लोज होता है, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब सेकंड शंट के बारे में मैं बात करूं तो सेकंड शंट होता है, जो सेकंड शंट होता है वो होता है डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये आफ्टर डिलीवरी किस नाम से जाना जाता है, किस चीज के अंदर ये चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसम के अंदर, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, लिगामेंटम आर्टरियोसम के अंदर चेंज हो जाता है डक्टस आर्टरियोसिस। अब बात करते हैं ये कब क्लोज होता है, सबसे पहले फंक्शनली और एक एनाटॉमिकली। ये फंक्शनली ये क्लोज होता है एट बर्थ पे, सेम बर्थ पे क्लोज हो जाता है। और बर्थ के अंदर भी एक बार पूछा गया था कितने टाइम पे, विद इन कितनी देर। अगर बात करा जाए तो यहाँ पे विद इन टाइम अगर स्पेसिफिक पूछे, विद इन 10 टू लेके 24 आवर ऑफ बर्थ, एक बार एग्जाम के अंदर आया था, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। बर्थ पे भी कब, विद इन 10 टू 24 आवर्स ऑफ बर्थ। वहीं अगर बात करें जाए इसकी एनाटॉमिकली क्लोजर की, तो एनाटॉमिकली क्लोज होता है 1 से लेके 2 मंथ पे, और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और खास बात और बता दूं डक्टस आर्टरियोसिस की, जो डक्टस आर्टरियोसिस अगर क्लोज ना होए ना, अगर मान लो किसी बेबी के अंदर डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज ना होए ना, तो ये ले लेता है पीडीए का रूप, इट चेंज इनटू पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर डक्टस आर्टरियोसिस एनाटॉमिकली 1 से 2 महीने में क्लोज ना होए, फंक्शनली क्लोज ना होए, तो ये ले लेता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का रूप। तो डक्टस ओपन डक्टस आर्टरियोसिस को ही हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। और डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में पूछा जाता है या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, दोनों एक ही चीज है। ये कहां पे प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होता है डिसेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड शंट की। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड शंट, ठीक है। थर्ड शंट है फोरेमन ओवल, ठीक है। फोरेमन ओवल, फोरेमन ओवल को आफ्टर बर्थ मान किस नाम से जाना जाता है, वो है फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। ये फंक्शनली और एनाटॉमिकली कब क्लोज होता है, फंक्शनली अगर बात करा जाए तो ये भी एट बर्थ हो जाता है क्लोज, और बात करा जाए एनाटॉमिकली तो ये क्लोज होता है सबसे लास्ट में 1 ईयर। और ये है इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट क्लोज होने वाला, और इसका नाम इसको किस नाम से जाना जाता है, फोसा ओवेलिस के नाम से, और ये एनाटॉमिकली क्लोज होता है 1 ईयर पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो अम्बलाइकल वेन होते हैं या और अम्बलाइकल आर्टरी होती है ना, देखो दिस वन, दिस अम्बलाइकल वेन एंड दिस अम्बलाइकल आर्टरी, ये आफ्टर डिलीवरी बेबी की लाइफ के अंदर ना ये भी चेंज हो जाते हैं किसी चीज में, तो वो किस नाम से जाने जाते हैं एक बार भी देख लेते हैं। जो अम्बलाइकल वेन होते हैं ना, अम्बलाइकल वेन और एक होगी अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है। जो अम्बलाइकल वेन होते हैं ना, ये अम्बलाइकल बन जाती है लिगामेंटम हेपेटिक वेन, ठीक है। देखो अम्बलाइकल वेन देखते हैं ना, ये वाला एरिया होता है लीवर का एरिया, तो ये लीवर के अंदर मिक्स हो जाती है और बन जाती है अम्बलाइकल वेन चेंज इनटू लिगामेंटम हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, ठीक है। वहीं लिगामेंटम जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है ना,
ये बन जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और आर्टरी। दो चीज के अंदर चेंज होती है ये चेंज होती है मीडियल अम्बिलिकल, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल दो चीज बनती है, मीडियल अम्बिलिकल एक तो बनती है लिगामेंट और एक ये बनती है आर्टरी, ठीक है। अगर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू या तो लिगामेंट मिलेगा या आर्टरी मिलेगा, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल वेन और मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हाईलाइट कीजिए, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल वेन, मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी। ये तो थे शंट। जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा शंट किस चीज के अंदर चेंज होता है और एनाटॉमिकली और फंक्शनली कितनी देर में किस नाम से जाना जाता है, कब क्लोज होता है, ठीक है। तो दीज आर द शंट एबनॉर्मल कनेक्शन विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बेबी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपना एनाटॉमिकली हार्ट, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में बात करने से पहले एक बार देखते हैं हार्ट की एनाटॉमी नॉर्मली होती कैसे है। देखिए, अगर बात करा जाए, देखो ये हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4। तो उसको अच्छे से एक बारी सिंपल तरीके से बना लेते हैं। ये हार्ट बन गया, 4 चैम्बर बन गए हार्ट के, ठीक है। इस चैम्बर को बोलते हैं हम राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, निकल गई, और ये जाती है सीधी लंग्स के अंदर, ठीक है। दीज आर द लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास जाती है और लंग्स से अंदर ये ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आ जाती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आयोटा और ये आयोटा ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर लेगी और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम के अंदर, लेके आती है। ये है सर्कुलेशन, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होती है, एक होती है इस वाली साइड तो प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वाल्व और इधर प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वाल्व, या जिसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दिस इज बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, ठीक है। दिस इज ट्राइकस्पिड या ट्राइकस्पिड के नाम से ही जाना जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। अब देखते हैं, देखो अपने जो हार्ट होता है ना, इसको मान लेते हैं एक तो राइट साइड, इधर वाले को राइट साइड कह देते हैं और इधर वाले को लेफ्ट साइड कह लेते हैं। तो दोनों साइड ब्लड होता है, ठीक है। तो राइट साइड अलग होता है, लेफ्ट साइड अलग होता है, ठीक है। जो राइट साइड जो ब्लड होता है ना, अगर मैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कंटेंट की बात करूं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है ना, राइट साइड वाले ब्लड के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है 65 से लेके 70% की, ठीक है। अगर केवल अपनी पूरी बॉडी के अंदर राइट साइड का ब्लड पहुंचता है तो हमारी जो सैचुरेशन आएगी ना, वो 65 to 70% आनी है। लेकिन अगर जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड बॉडी के अंदर पहुंचता है तो लेफ्ट साइड वाले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है 95 से लेके 99%। इतना समझ में आ गया? क्योंकि इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाले साइड के अंदर, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इस वाली साइड ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होती है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलती है लंग्स से। वहीं ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जब पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है और वापस राइट एट्रियम के अंदर आता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के आता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन बची होती है 65 to 70%, यानी जो रिमेनिंग ऑक्सीजन को बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। समझ में आया? लेफ्ट साइड पहले क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाला अंदर जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया वो लंग्स से आया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 95 to 98। और लेफ्ट एट्रियम से नीचे की तरफ ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, आप सभी को पता है ये बात। तो राइट एट्रियम से ऐसे ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगा नीचे
और लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा बाइकस्पिड वॉल से नीचे, ठीक है, बाइकस्पिड कह लो या मिटल वॉल कह लो, ठीक है, ये आप सभी को पता है। जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, ये आया लंग से और ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 95 to 99%। और ये ब्लड जब पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है वाया आयोटा, तो बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और लेस ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसके अंदर 65 to 70% सैचुरेशन ही पेंडिंग है, वो राइट एट्रियम के अंदर पहुंचता है, राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल, और ऑक्सीजन को और एब्जॉर्ब करने के लिए ये चला जाता है लंग्स के पास। इतना बात समझ में आ गया? बस ठीक है। अब देखो, इफ एक कंडीशन बनती है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना है अपने को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना, ये 2 कंडीशन में बताऊंगा, इस कंडीशन को बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर ये आप नहीं समझ लेना तो ये मान के चलो आपका 50% कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई। आपने पहले ये डायग्राम समझ में आ गया, ये सर्कुलेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंडीशंस की, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या कहता है, इफ ब्लड फ्लो, अगर ब्लड का फ्लो होता है, इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स या लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, और इधर हो गया राइट पार्ट ऑफ हार्ट। अगर ब्लड का फ्लो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, किसी भी कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, ये हमारा हार्ट था, ठीक है, ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से अगर हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाता है, किसी भी कंडीशन की वजह से, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ हो गया, तो देखो लेफ्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर लेफ्ट वाली साइड हमने ऊपर ही पढ़ाया कि यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड है, तो क्या होएगा, अब लेफ्ट के पास जो ब्लड बचा वो कम बचा, ठीक है। लेफ्ट से ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वापस इधर आ जाएगा। वहीं राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। तो अब क्या हुआ है, किसी कंडीशन में क्या हुआ है, लेफ्ट साइड से राइट साइड ब्लड शंट हो गया है, जिससे क्या हुआ है, लेफ्ट के पास जो ब्लड बचा वो अमाउंट में कम बचा है, लेकिन इस जो कम अमाउंट में ब्लड बचा है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, उतनी ही है जितना मैंने अभी लिखवाया, 95 to 99%। यानी जो लेफ्ट के पास अब ब्लड बचा है ना, उसके अंदर अमाउंट तो कम हो गया, कम ml हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इतनी होगी। तो हार्ट क्या, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये बॉडी के पास अब जो ब्लड पहुंचाने लग रहा है, अभी भी 95 से लेके 99% ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा रहा है, बस उसका अमाउंट है ना, वो अमाउंट ड्रॉप हो गया। समझ में आया मैंने क्या बताया है? एक बार दोबारा से सुनो। लेफ्ट से कुछ ब्लड शंट होके राइट की तरफ चला गया, तो राइट के पास ब्लड ज्यादा हो गया, ठीक है। राइट के पास कैसा ब्लड ज्यादा हुआ है, लेफ्ट वाला आ गया है, ठीक है। अब लेफ्ट के पास जो ब्लड बचा है वो अभी भी उतना ही ऑक्सीजन वाला है जितना पहले था, बस कुछ ब्लड राइट साइड गया है, ठीक है। तो अब लेफ्ट वाला बॉडी के अंदर जो ब्लड पहुंचाएगा, उसके अंदर अभी भी 95 से लेके 99% सैचुरेशन है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो बॉडी के पास अभी भी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का ब्लड पहुंचने लग रहा है, ठीक है। बॉडी के ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस अमाउंट कम हो गया है यहाँ पे। और इस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए हार्ट क्या करेगा, अपनी हार्ट की रेट बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, कंपनसेट हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर इस साइनोसिस की वजह, इस शंटिंग की वजह से कोई भी साइनोसिस नहीं आएगी। क्यों? साइनोसिस तभी आएगी जब बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइनोसिस नहीं कोई साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगी, तभी इस कंडीशन को बोलते हैं हम एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। वो डिजीज जिसके अंदर ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड शंट होता है, शंट का मतलब होता है फ्लो,
लेफ्ट साइड से राइट साइड फ्लो होता है, जिससे क्या होता है लेफ्ट साइड अभी भी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का ब्लड बचा है जो बॉडी की तरफ ही पहुंचाता है बस। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं दिस साइड स्टिल कंटेन, ठीक है, दिस साइड स्टिल कंटेन this side still contain oxygen rich blood। लेफ्ट साइड अभी भी हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन का ब्लड बचा है। ठीक है, सो नो साइनोसिस अपीयर, सो नो साइनोसिस अपीयर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, शंट होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, जिससे क्या होता है राइट के पास तो मिक्स ब्लड आ जाता है, हाई कंसंट्रेशन वाला और लो कंसंट्रेशन वाला, लेकिन लेफ्ट के पास अभी भी हाई कंसंट्रेशन वाला ब्लड है और ये ब्लड जो बॉडी के पास पहुंचाएगा, बॉडी के पास अभी भी हाई कंसंट्रेशन में ब्लड आ रहा है, बॉडी के अंदर कोई साइनोसिस नहीं होगा। ठीक है, ये होता है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अब बात करता हूं दूसरी कंडीशन, अगर क्या हो ब्लड का शंट या ब्लड का जो फ्लो है वो हो जाए राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड, इफ अगर ब्लड का फ्लो हो जाए हार्ट के अंदर, ये हार्ट है, ये आपका लवली डबली हार्ट, देखिए ये आपका लवली डबली हार्ट है। ठीक है, ये है आपकी राइट साइड, ये है आपकी लेफ्ट साइड, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर से ये ब्लड वापस आता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर और ये जाता है लेफ्ट एट्रियम, वापस आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब देखिए अगर क्या हो, इफ ब्लड का फ्लो हो जाए राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इसका, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ब्लड का फ्लो हो रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ब्लड का फ्लो हो रहा है। राइट वाली साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 65 से लेके 70, और वहीं लेफ्ट साइड कितनी थी, 95 से लेके 99% ऑक्सीजन थी इस ब्लड के अंदर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड है ना, उसके अंदर लो कंसंट्रेशन वाला ब्लड मिक्स हो गया, जिससे क्या होएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी के पास ब्लड पहुंचाने लग रहे हैं ना, ये ब्लड पहुंचेगा मिक्स कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, कैसा ब्लड पहुंचेगा, मिक्स कंसंट्रेशन वाला ब्लड पहुंचेगा, जिससे क्या होएगा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब 99% ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर मिक्स कंसंट्रेशन है 65 to 70 वाले और 95 से 99 वाले की, जिससे क्या होएगा जो ब्लड पहुंच रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कट जाएगा, जिससे क्या होएगा बॉडी के अंदर साइनोसिस दिखने लग जाएगा। जब भी ब्लड का फ्लो रुकता है तो ब्लू कलरेशन हो जाता है, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी कंडीशन की वजह से राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड शंट हो गया, जिससे लेफ्ट साइड ने जो ब्लड बॉडी को दिया वो मिक्स कंसंट्रेशन वाला ब्लड था, जो राइट और लेफ्ट का मिक्सअप था। तो इस मिक्स कंसंट्रेशन की ब्लड की वजह से बॉडी को कम ऑक्सीजन वाला ब्लड मिला और जिससे बॉडी के अंदर साइनोसिस अपीयर हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम साइनोटिक हार्ट डिजीज। अंडरस्टैंड? बस अब ये देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो अब जो लेफ्ट के पास जो ब्लड आया है ना, अब ये कैसा ब्लड है, ठीक है, तो इट कंटेन मिक्स ब्लड, इट कंटेन्स मिक्स ब्लड। ठीक है, अब लेफ्ट के पास जो ब्लड है वो मिक्स ब्लड है,
इट कंटेन मिक्स ब्लड नाउ, ठीक है। तो ये ब्लड अब बॉडी के पास पहुंचेगा, रीच टू बॉडी, बॉडी के पास पहुंचा तो मिक्स कंसंट्रेशन वाला ब्लड पहुंचा है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे बॉडी के अंदर अपीयर हो गया साइनोसिस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। दिस इज द साइनोटिक हार्ट डिजीज, और इसको करो आप हाईलाइट, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये था आपका साइनोटिक हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक उसको कहेंगे जहां पे राइट से लेके लेफ्ट की तरफ शंट होने लग रहा हो, वहीं एसाइनोटिक कहेंगे उसको जिसके अंदर ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड शंट हो रहा है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो देखो, क्लासिफिकेशन के अंदर दो टाइप के हार्ट डिजीज अपने को पढ़नी है, एक साइनोटिक, एक एसाइनोटिक। देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं हम साइनोटिक हार्ट डिजीज और एक तरफ हम लिख लेते हैं एसाइनोटिक। एक तरफ होगी साइनोटिक हार्ट डिजीज और एक तरफ होगी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज उस हार्ट डिजीज के अंदर बोलते, उस हार्ट डिजीजेस को बोलते हैं जिसके अंदर ब्लड का शंट, ब्लड का फ्लो होएगा राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। अभी मैंने बताया कैसे राइट से ब्लड लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो राइट के अंदर था लो कंसंट्रेशन वाला ब्लड, लो ऑक्सीजन वाला ब्लड, और लेफ्ट के अंदर था हाई ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो दोनों का मिक्स होकर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ये कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जब बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर साइनोसिस अपीयर होएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं ए साइनोट, तो पहले साइनोटिक की बात करें। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिजीजेस को, जैसे साइनोटिक के अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे TOF यानी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, उसके बाद TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, थर्ड ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ठीक है, ट्राइकस्पिड के अंदर एट्रेशिया हो जाना, ठीक है। फोर्थ पल्मोनरी एट्रेशिया, पल्मोनरी एट्रेशिया, ठीक है। ये डिजीज हम पढ़ेंगे, ये डिजीज आती है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। अब बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज दो तरीके से देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज दो तरीके से देखने को मिलती है। सबसे पहले जो मैंने बताया, एसाइनोटिक के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड शंट हो जाता है। शंट का मतलब फ्लो होता है, ठीक है। जैसे ये किन किन डिजीज के अंदर अपने को देखने को मिलता है, सबसे पहले मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। और दूसरा इसका कारण होता है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हम डिजीज पढ़ेंगे दो चीज, एक है पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड डिजीज हम पढ़ेंगे कोआरक्शन ऑफ आयोटा, ठीक है, कोआरक्शन ऑफ आयोटा। दो डिजीज हम पढ़ेंगे, ओके, ये चीज। अब बात करते हैं etiology ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की। व्हाट आर द etiology ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट etiology। क्या कोज और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से अपने को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। देखो, सबसे पहली ईटियोलॉजी बात करें तो जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक्स के अंदर क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी जैसे ट्राइजोमी हो गया, एडवर्ड हो गया, पटाऊ हो गया, टर्नर हो गया, सारे सिंड्रोम्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डाउन सिंड्रोम हो गया ट्राइजोमी 21, उसके बाद हो गया
टर्नर हो गया, या बहुत सारे कितने भी हम लिख सकते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर एक देखने को मिल सकते हैं अपने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अलावा मैटरनल रूबेला, अगर माँ को ड्यूरिंग डिलीवरी रूबेला हो जाए, मैटरनल रूबेला, ठीक है, मैटरनल रूबेला, तो देखने को मिलता है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से भी बेबी को हार्ट के डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करा जाए लिथियम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर लिथियम। उस जैसे एल्कोहल, एल्कोहल इज ऑल्सो अ कोज। थर्ड फिनेटोइन, एल्कोहल, फिनेटोइन, ठीक है, फिनेटोइन इज ऑल्सो अ मेजर ड्रग, ठीक है। तो ये था एल्कोहल और फिनेटोइन, ओके। और कुछ मैटरनल कंडीशंस, कुछ मैटरनल कंडीशन जैसे डायबिटीज मेलाइटस, किसी की मदर को डायबिटीज मेलाइटस है तो हाई रिस्क हो जाता है बेबी के अंदर भी कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने के। तो ये तो थे ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। देखो जो मैं ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस बताऊंगा ना, ये हर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर एप्लीकेबल है, वहां पे अलग से मेरे को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एक बार ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। Now we talk about clinical features. Clinical features of congenital heart disease, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। हर डिजीज के अलग अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर कुछ एक्स्ट्रा है वो हम हर टॉपिक के अंदर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल बात करें जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसाइनोटिक, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्लिनिकल फीचर यहां पे देखने को मिलता है आपको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्यों होता है और कैसे होता है ये चीज हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक के अंदर, जब डिजीज आएगी ना उस टाइम पे पढ़ेंगे। दूसरा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर हो जाना, फेलियर टू थ्राइव, एज के साथ वेट का ना बढ़ना, ठीक है, फेलियर टू थ्राइव, जिसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी जिस बेबी के अंदर, तो उसका वेट गेन होगा ही नहीं, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद मरमर साउंड, ठीक है, मरमर साउंड इज ऑल्सो सीन इन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। उसके बाद बात करते हैं हम साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्लिनिकल फीचर, तो साइनोटिक के अंदर सबसे पहले तो साइनोसिस होएगा, और साइनोसिस भी कौन सा, सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस, क्लबिंग और पोलीसाइथीमिया, ठीक है। साइनोसिस की वजह से पोलीसाइथीमिया भी होएगा। बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, अपने न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन करेगी, तो ये भी देखने को मिल सकता है आपको साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर लिख लो साइनोसिस सबसे पहले, तो साइनोसिस दोनों तरह का, सेंट्रल या पेरिफेरल, लेकिन मेनली अगर बात करें तो सेंट्रल। तो आप मेरे को ये बताओ कि पेरिफेरल साइनोसिस को किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हम एक्रोसाइनोसिस के नाम से, ठीक है। तो सेंट्रल साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है, फिंगर की क्लबिंग देखने को मिलती है साइनोसिस की वजह से, और पोलीसाइथीमिया, बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक अगर साइनोसिस हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज्यादा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। और किसी किसी कंडीशन के अंदर दिखे जाते हैं स्क्वेटिंग के एपिसोड, स्क्वेटिंग एपिसोड, ठीक है, स्क्वेटिंग एपिसोड। और ये भी बात करें जाए कि ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो स्क्वेटिंग के एपिसोड ज्यादातर देखने को मिलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर, ठीक है। तो पोलीसाइथीमिया हो गया, स्क्वेटिंग पोजीशन हो गया, उसके बाद और टेट स्पेल या हाइपरसाइनोटिक स्पेल जिसको बोलते हैं, टेट स्पेल,
ठीक है। इसका मतलब हाइपोक्सिक स्पेल भी बोलते हैं कभी कभी, या हाइपरसाइनोटिक स्पेल भी इसको बोलते हैं, हाइपोक्सिक स्पेल। ओके, टेट स्पेल भी देखने को मिलते हैं अपने को साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब तीसरे क्लिनिकल फीचर में बात करूं तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं अपने सबसे पहले तो वीक पल्स वीक ओनली, ज्यादातर फीमोरल पल्स सबसे ज्यादा वीक देखने को मिलती है। वीक फीमोरल पल्स, ठीक है। और सिस्टमिक मर्मर साउंड हो गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, मर्मर साउंड, बस इतना बहुत है। और बाकी हम बात करेंगे हर स्पेसिफिक डिजीज के अंदर। अब बात करते हैं हाउ डू वी डायग्नोस अ साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के, हम कैसे डायग्नोस करेंगे एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को। तो सबसे पहले किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, हम आंखों से देखेंगे। तो अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो बेबी के अंदर देखने को मिलेगा साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस देखने को मिलेगा, स्क्वेटिंग पोजीशन भी देखने को मिल सकती है, टेट स्पेल देखने को मिल सकते हैं। फिर हम करेंगे अस्कल्टेट जब हम करेंगे स्टेथोस्कोप से तो अपने को क्या मर्मर साउंड सुनाई देगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, एक तो साइनोसिस देखने को मिलेगा अपने को, और मर्मर साउंड सुनने को मिलेगी अपने को, मर्मर साउंड अस्कल्टेट होएगी अपने को, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करेंगे, हम करेंगे एक्सरे के अंदर हम वेंट्रिकल्स की या एट्रियम की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी ऑफ, यहां पे देखने को मिलेगा अपने को हाइपरट्रोफी ऑफ चैम्बर्स की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, जैसे जिसको कह सकते हैं कार्डियोमिगैली, यानी हार्ट का साइज बढ़ा जाना, ठीक है। और उसके बाद एक होता है ईसीजी, इसके अंदर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। तो ईसीजी के अंदर अपने को चैम्बर हाइपरट्रोफी पता चलेगी। चैम्बर हाइपरट्रोफी कैसे पता लगेगी, जैसे ईसीजी के अंदर होते हैं ना, एक पी वेव होती है, एक क्यूआरएस वेव होती है, एक टी वेव होती है। क्यूआरएस तो कुछ खराब ही बना दी। सबसे पहले तो पी वेव, उसके बाद क्यूआरएस वेव, फिर टी वेव। पी वेव एट्रियल पोलराइजेशन को डिनोट करती है, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन को, टी वेव रिलैक्सेशन को, ठीक है। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल है तो ये इंडिकेट करेगा कि वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज है। पी वेव अबनॉर्मल है तो ये इंडिकेट करेगा एट्रियम के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी ईसीजी के अंदर। ओके, अब बात करते हैं इको को बोलते हैं हार्ट का अल्ट्रासाउंड। तो इको को बोला जाता है इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इको के अंदर हम क्या पता लगते हैं, अल्ट्रासाउंड एक टाइप का हार्ट का, इसके अंदर हार्ट की एनाटॉमी और साथ में फिजियोलॉजी भी चेक करते हैं। इसके अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चेक करते हैं कि हार्ट किस तरह से वर्क करने लग रहा है, ठीक है। इको के अंदर हम क्या करते हैं, हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चेक करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर की, जिसके अंदर एक इन्वेजिव प्रोसीजर मोस्टली परफॉर्म किया जाता है, वो होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन का फुल टॉपिक आपको मिलेगा कार्डियोलॉजी के अंदर, मेडिकल सर्जिकल के अंदर जाइए कार्डियो के अंदर, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन का फुल डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन ना दो
लेकिन यहाँ पे मैं सुपरफिशियली बता दूं, कार्डिक कैथेटराइजेशन दो तरीके से यूज होती है, या तो हम डायग्नोस्टिक तरीके से यूज कर सकते हैं उसको, या हम उसको थेराप्यूटिक तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो पता लगाने के लिए डिजीज का, या डिजीज को ट्रीट करने के लिए, दोनों तरीके से हम कार्डिक कैथेटराइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड सेकेंड थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, ये था आपका डायग्नोसिस कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो यहां से इमेज एग्जाम के अंदर बहुत बारी बनते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर आने वाले वेरियस रिपीटेड एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू होता है वो ये है, विच इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। विच इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। तो इसका आंसर जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड एमसीक्यू, विच इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो विच इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, अगर बात करें जाए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि बेबी की एज कौन सी है। हर एज ग्रुप के लिए अलग से मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। अगर केवल एग्जाम के अंदर इतना एमसीक्यू आया हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन बेबीज, एज नहीं पूछा है, केवल इतना ही पूछा है कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है, तो यहाँ पे सीधा आंख बंद करके आंसर कर दो, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले एग्जाम में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन इन्फेंट, अगर पूछ ले इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होगी, तो भी आंख बंद करके आंसर कर देना टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन नियोनेट, अगर नियोनेट के बारे में पूछ ले कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इज नियोनेट, तो नियोनेट के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ओके। अब तीसरा मोस्ट कॉमन, अब है थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर पूछा जाए तो वो होता है सेम जो मोस्ट कॉमनली कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर पाई जाती है, तो ये इसका आंसर भी होएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और इस पॉइंट को भी कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, इस पॉइंट को भी कीजिए आप हाईलाइट। तो ये था आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट डिजीज के बारे में अलग से। थैंक यू।